हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति, सिंधु सभ्यता का उद्भव, विशेषताएं, कलात्मक गतिविधियां, मूर्तियां, युद्ध संबंधी तथा अन्य उपकरण, धार्मिक विश्वास, व्यापार और सिंधु सभ्यता का अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में पाकिस्तान के शाहीवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। 1922 में जब मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों का पता चला, तब यह मानकर कि सिंधु घाटी के इर्द गिर्द ही इस सभ्यता का विस्तार है, उसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता किया गया। परंतु यह नाम भी इस सभ्यता के सही भौगोलिक परिप्रेक्ष्यों में अपर्याप्त है। अतः इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा ही है, क्योंकि किसी लुप्त सभ्यता का नामकरण प्राय उस नाम के ऊपर कर दिया जाता है जहां से सबसे पहले इस सभ्यता से संबंधित सामग्री मिलती है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 600 वर्ग मील है। इसका विस्तार पश्चिम में सुत्कगेंडोर के मकरान तट से पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ जिला एवं उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक था। सबसे उत्तर में गुमला एवं सबसे दक्षिण में सूरत जिले का हलवाना इसमें सम्मिलित है। सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की स्थिति तथा परिचय। बलूचिस्तान, सुत्केगेंडोर। इसका पता 1927 में जॉर्ज डेल्स ने लगाया था। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका पुरातत्वेषण किया। यह स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक बंदरगाह, दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा मिली। एक बंदरगाह के रूप में संभवतः सिंधु सभ्यता, फारस एवं बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में इस स्थल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सोतकाकोह, यह शादीकोर नदी के मुहाने पर स्थित है। 1962 में इसे डेल्स ने खोजा था। यहाँ पर भी ऊपरी एवं निचली 2 टीले मिले हैं। यह बंदरगाह न होकर समुद्र तट एवं समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। दाबरकोट, यह विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। सिंधु मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता के एक केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो मृतकों का टोला की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने उस समय की, जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहां पर उत्खनन करवा रहे थे। मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 1923 तक यहाँ पुनः खुदाई कराई गई। यहाँ नगर निर्माण के चरण प्राप्त हुए हैं। 1950 में सर मार्टिमर व्हीलर ने पुनः यहाँ की खुदाई कराई। सन 1964 और 1966 में अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने पुनः यहाँ उत्खनन करवाया। कोट दीजी, 1935 में धुरे ने इस स्थल से कुछ बर्तन इत्यादि प्राप्त किए थे। 1955 से 57 में फजल अहमद ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति के अवशेष मिले, जिसे कोट दीजी संस्कृति कहा गया। यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित बानागन मिले हैं। यहाँ मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, परंतु नींवों में पत्थर का प्रयोग हुआ है। चन्हूडो, यह स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 128.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक ही गढ़ी प्राप्त है। ननी गोपाल मजूमदार ने इस स्थल को 1931 में ढूंढा था। कुंभ मैके ने 1935 में इस स्थल का उत्खनन करवाया था। चन्हूडो में सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियों झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंजाब।
हड़प्पा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने इस स्थल का अन्वेषण किया। वैसे इनके पूर्व भी 1826 में चार्ल्स मैसन एवं 1853 एवं 1873 में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टीले एवं इसके पुरातात्विक महत्व का लिखित उल्लेख किया था। 1946 में व्हीलर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। अनुमानित हड़प्पा का प्राचीन नगर मूल रूप में 5 किमी के क्षेत्र में बसा था। रोपड़, पंजाब में शिवालिक पहाड़ी की उपत्यका में स्थित इस स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1955 से 1956 तक हुई। रोपड़ में सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त 5 अन्य सिंधुत्तर संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के आभूषण, ताम्र कुल्हाड़ी, चाट फलक, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। एक कब्रिस्तान भी मिला है। बाड़ा, यह स्थल रोपड़ के पास ही स्थित है। संघोल, यह स्थल पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई एस तलवार एवं रविंद्र सिंह विष्ट ने कराई थी। यहाँ से तांबे की 2 छेनियां, कांचली मिट्टी की चूड़ियां, बाली और मनके प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुछ वृत्ताकार गर्त मिले जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त लगते हैं। हरियाणा, राखीगढ़ी, हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में स्थित इस स्थल की खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे के उपकरण एवं सिंधुलिपियुक्त एक लघु मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। बनावली या बनवाली, यह हिसार जिले में सरस्वती नदी, जो अब सूख चुकी है, की घाटी में स्थित है। रविंद्र सिंह विष्ट ने 1973 से 74 में यहाँ उत्खनन करवाया। यहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों में तांबे के बाणाग्र, उस्तरे, मनके, पशु और मानव मृणमूर्तियां, बाट बटखरे, मिट्टी की गोलियां, सिंधु लिपि में अंकित लेख वाली मुद्रा आदि प्राप्त हुई है। नीताथल, हरियाणा प्रदेश में भिवानी जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1968 में सूरजभान ने करवाया। राजस्थान, कालीबंगा, राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित घग्घर, प्राचीन सरस्वती के किनारे कालीबंगा स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 1961 में ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापड़ के निर्देशन में 1961 में यहाँ खुदाई संपन्न हुई। 6 यहाँ खुदाई में 2 टीले मिले हैं। दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, 6 यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। गुजरात, रंगपुर, यह मादर नदी के तट पर स्थित है, जहां माधो स्वरूप वत्स ने 1931 से 34 में तथा रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में उत्खनन करवाया। लोथल, यह काठियावाड़ में स्थित है। यहाँ पर एक गोदी मिली है जो समुद्री आवागम तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ मनकों का एक कारखाना मिला है। हाथी के दांत भी मिले हैं। सुरकोतरा, कच्छ में स्थित सुरकोतरा की खोज श्री गजपत जोशी ने 1964 में की। यहाँ सिंधु सभ्यता के बर्तनों के साथ ही एक नई तरह का लाल भांड भी मिला है। यहाँ शवाधान के उदाहरण मुख्यतः अस्थि कलशों के रूप में मिले हैं। बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र भी मिली है। वर्टिकल बार, यहाँ घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति। स्थल, खोज, उत्खननकर्ता, नदी तट, स्थिति। हड़प्पा, 1921, दयाराम साहनी, रावी के बाएं किनारे।
मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो 1922। राखल दास बनर्जी, सिंधु के दाहिने किनारे पर। लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान। सुत्का गेंडोर 1927। ऑरल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स, दशक। मकरान तट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। चनहुदड़ो 1931। एम.जे. मजूमदार, सिंधु के बाएं किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कालीबंगा 1953। बी लाल एवं बी.के. थापर, घग्घर, सरस्वती, राजस्थान। कोट दीजी 1953। फजल अहमद, सिंधु, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। रंगपुर 1953 से 54। रंगनाथ राव, मादर, गुजरात। रोपड़ 1953 से 56। यज्ञदत्त शर्मा, सतलज, पंजाब। लोथल 1955। रंगनाथ राव, भोगवा, गुजरात। आलमगीरपुर 1958। यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन, उत्तर प्रदेश। बनावली 1974। रविंद्र सिंह बिष्ट, रंगोई, हरियाणा। धोलावीरा 1990। रविंद्र सिंह बिष्ट, लूनी, गुजरात। कच्छ जिला, सुरकोतदा 1972। जगपति जोशी, कच्छ का रण, गुजरात। राखीगढ़ी 1963। प्रो सूरजभान, हरियाणा। बालाकोट 1963 से 76। जी.एफ. डेल्स, विंदार, पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का उद्भव। व्हीलर का मत है कि मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु सभ्यता के जनक थे। गार्डन का मत है कि मेसोपोटामिया के लोग समुद्री मार्ग से यहाँ आए तथा नए वातावरण में नए सिरे से चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के फलस्वरूप यहाँ नई संस्कृति का विकास किए। फेयर सर्विस के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव और विस्तार बलूची संस्कृतियों का सिंधु प्रदेश की आखेट पर निर्भर करने वाली किन्हीं वन्य और कृषक संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। अमलानंद घोष ने सोथी, बीकानेर एवं गंगानगर क्षेत्र, राजस्थान या कालीबंगा प्रथम संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना है। जगपति जोशी ने भी इनके मत का समर्थन किया है। धर्मपाल अग्रवाल, ब्रिजेट आर्चिन, रेमंड आर्चिन आदि विद्वानों ने यह धारणा व्यक्त की है कि सोथी संस्कृति, राजस्थान, सिंधु सभ्यता से पूर्व कोई संस्कृति नहीं थी, प्रत्युत वह सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं एवं स्थापत्य योजना। सिंधु संस्कृति की विशेषता है इसकी नगर योजना। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में मकान जाल की तरह बसाए गए थे। वर्टिकल बार, प्राय सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थीं। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी है। अधिकांश नगरों में दुर्ग बने हुए थे जहां संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला शहर बसा था जहां सामान्य लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता में किसी भी सड़क को ईंट आदि बिछाकर पक्का नहीं बनाया गया था। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक भवन में स्नानागार एवं घर के गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। कई घरों में कुएं भी थे। गलियों की चौड़ाई 1 मीटर से 2.2 मीटर तक था। भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधु संस्कृति के नागरिक भवन निर्माण में सजावट और बाहरी आडंबर के विशेष प्रेमी नहीं थे। उनके भवनों में विशेष अलंकरण नहीं दिखाई पड़ता है। ईंटों पर भी
किसी तरह का अलंकरण नहीं होता था। कालीबंगा की फर्श एकमात्र अपवाद है जिसके निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मंदिर स्थापत्य का कोई उदाहरण नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली विलक्षण थी। संभवतः किसी भी दूसरी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। 6 सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें अलग अलग प्रकार की हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर गुना 26.27 सेमी की है। कुछ ईंट 35.83 सेंटीमीटर गुना 18.41 सेमी गुना 26.27 सेमी की मिली है। सबसे छोटी ईंटें 24.13 सेंटीमीटर गुना 11.05 सेमी गुना 5.08 सेमी की हैं। सामान्यतया व्यवहार में लाई गई ईंटें 27.94 सेंटीमीटर गुना 13.97 सेमी गुना 6.35 सेमी की हैं। जुड़ाई के लिए सैंधव लोग मुख्यतः मिट्टी के गारे का प्रयोग करते थे। जुड़ाई के लिए जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग भी हुआ है, परंतु अत्यंत कम। मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार में गिरिपुष्पक का प्रयोग हुआ है। नालियों की जुड़ाई में जिप्सम और चूने के मिश्रण का प्रयोग हुआ है। वर्टिकल बार दीवारों के मध्य में दरवाजे न होकर एक किनारे पर होते थे। लकड़ी के बने होने के कारण इनके अवशेष प्राप्य नहीं हैं। भवनों में खिड़कियों का निर्माण नहीं होता था। इमारतों की छतें समतल थीं। भवनों में स्तंभों का प्रयोग होता था, परंतु अत्यंत कम। वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार स्तंभों का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता के कुएं वृत्ताकार अथवा अंडाकार थे। अधिकांश कुएं 0.91 मीटर व्यास वाले थे, पर 0.61 मीटर वाले छोटे एवं 2.13 मीटर व्यास वाले के कुएं भी मिले हैं। विशेष स्थलों की निर्माण योजना। हड़प्पा में नगर के 2 खंड हैं, पूर्वी टीला, निचला नगर। पश्चिमी टीलागढ़ी पश्चिमी टीले का निर्माण कृत्रिम चबूतरे पर किया गया है। इस खंड में किलेबंदी पाई गई है। किलेबंदी में आने जाने का मुख्य मार्ग उत्तर में था। यहाँ उत्खनन में उत्तरी प्रवेश द्वार एवं रावी के किनारे के बीच एक अन्न भंडार, श्रमिक आवास एवं सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। हड़प्पा में अन्न भंडार संख्या में 12 हैं, जो 6 की 2 कतारों में हैं। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल लगभग 15.24 गुना 6.10 मीटर है। 12 अन्नागार भवनों का पूरा क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर के लगभग है। वर्टिकल बार अन्नागारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हैं। इसका उपयोग शायद फसल दावने के लिए होता था। सामान्य आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो यह नगर 2 खंडों में विभाजित है, पूर्वी एवं पश्चिमी। पश्चिमी भाग ऊंचा परंतु छोटा है। पश्चिमी खंड के आसपास कच्ची ईंटों से किलेबंदी की दीवार बनी है, जिसमें मीनारे और बुर्ज बने हैं। पश्चिमी गढ़ी में अनेक सार्वजनिक महत्व के स्थल स्थित हैं, जैसे वर्टिकल बार, अन्न भंडार, पुरोहितवास, महाविद्यालय भवन, विशाल स्नानागार आदि। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल था दुर्ग, पश्चिमी खंड में स्थित विशाल स्नानागार। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण सिरों में सीढ़ियां बनी हुई थीं। इसकी फर्श पक्की ईंटों से बनी है।
इस स्नानागार का इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ का धान्य कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो के अधिकांश मकान पक्की ईंटों से बने हैं। चन्हूदड़ो यहाँ मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल की नगर निर्माण योजना और उपकरणों में समानता के आधार पर इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। यहाँ पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। पूरे नगर के 2 खंड थे, गढ़ी और निचला नगर। लोथल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक गोदी था। यहाँ से अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। गढ़ी में अनेक मकानों में वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्नि स्थान पाए गए हैं, जिनमें राख के साथ मृतपिंड मिले हैं। शायद इसका उपयोग यज्ञ जैसे अनुष्ठान के लिए था। कच्ची मिट्टी के एक मकान से मिट्टी के बर्तनों में कीमती पत्थरों के 600 अर्धनिर्मित मनके मिले हैं। लगता है लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। एक छोटा सा उपकरण मिला है, जिसे शायद दिशा मापक की तरह उपयोग किया जाता होगा। वर्टिकल बार। कालीबंगा। इस नगर को भी गढ़ी और निचला नगर के रूप में बसाया गया था। गढ़ी को 2 भागों में एक दीवार द्वारा विभाजित कर दिया गया था। अनेक जगहों पर ऊंचे ऊंचे चबूतरों के शिखरों पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है, जिसे यज्ञ के हवन कुंड के रूप में पहचाना गया है। यहाँ से अलंकृत ईंटों का उदाहरण प्राप्त हुआ है। कलात्मक गतिविधियाँ। पाषाण एवं धातु की मूर्तियाँ। सिंधु सभ्यता के पुरातत्व अवशेषों में उपलब्ध पाषाण मूर्तियाँ संख्या में कम हैं। ये एलेबेस्टर, चूना पत्थर, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर एवं सलेटी पत्थर से निर्मित हैं। सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। कोई भी पाषाण मूर्ति ऐसी नहीं प्राप्त हुई है जिसका सिर और धड़ दोनों एक में मिले हों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाषाण मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से एक सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र लंबे, अधर खुले तथा होठ मोटे, माथा छोटा और ढलुआ है। ओंठ पर मूछें मुड़ी हैं। वह एक शाल ओढ़े है, जो बाएं कंधे को ढके हैं। दायां हाथ खुला है। पीछे काढ़ी गई केश लंबी मस्तक पर फीते से बंधी है। चूने के पत्थर से निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिर प्राप्त हुआ है। लगभग 17.8 सेंटीमीटर का एक अन्य लंबा सिर मिला है। इसमें लहरदार केशों को फीते से बांधे दिखाया गया है। चूने पत्थर की बनी अधूरी मूर्ति पाई गई है, जो 14.6 सेंटीमीटर ऊंची। मोहनजोदड़ो से एलेबेस्टर पत्थर की बनी एक बैठे हुए आदमी की 29.5 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। यह आकृति अधर में पारदर्शी वस्त्र बांधे है। यह बाईं भुजा ढकता हुआ दाहिनी भुजा के नीचे से होती हुआ पारदर्शी पतला शाल ओढ़े है। पुरुष का बायां घुटना उठा है और उस पर उसकी बाईं भुजा टिकी है। एलेबेस्टर, चूने का जल युक्त सल्फेट की ही एक और मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त पाषाण मूर्तियां। हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर का एक युवा पुरुष का धड़ मिला है। यह मूर्ति पूर्णतया नग्न है। एक अन्य मूर्ति जो सलेटी चूने पत्थर की बनी है, जो नृत्य मुद्रा में बनाई गई आकृति का धड़ है। यह आकृति दाएं पैर खड़ी है और बायां पैर आगे की ओर कुछ ऊपर उठा हुआ है। वर्टिकल बार। पाषाण निर्मित पशुओं की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से 25.4 सेंटीमीटर ऊंची एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें मेढ़े जैसे सींग और शरीर दिखाए गए हैं और हाथी जैसी सूंड। मोहनजोदड़ो से ही सेलखड़ी का एक कुत्ता प्राप्त हुआ है। कांस्य मूर्तियां।
मोहनजोदड़ो से 14 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नृत्य करती हुई नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी बाईं भुजा, जो कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियों से भरी है, में एक पात्र है। इस मूर्ति का निर्माण द्रविमोह विधि से हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे की कुछ पशुओं की भी आकृतियां मिली हैं। इनमें भैंसा और मेढ़ा अथवा बकरा की आकृतियां विशेष उल्लेखनीय हैं। लोथल से तांबे के पक्षी, बैल, खरगोश और कुत्ते की आकृतियां मिली हैं। मृणमूर्तियां। हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध शिल्प आकृतियों में सर्वाधिक संख्या मृणमूर्तियों की है। मूर्तियां मानव और पशुओं की है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृणमूर्तियों में नारी की मृणमूर्तियां पुरुषों से अधिक है। नारी मृणमूर्तियां मूर्तियों को बनाने के लिए हाथ एवं सांचे का उपयोग होता था। वर्टिकल बार अधिकांश मृणमूर्तियों में सिर पर पंखाकार शिरोभूषा है तथा गले में हार पहने दिखाया गया है। पुरुष मृणमूर्तियां बहुत थोड़े अपवादों को छोड़कर प्राय सभी नग्न हैं। श्रृंगयुक्त चेहरे भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए 2 बच्चों की मूर्तियां मिली हैं। पशुमृण मूर्तियां। सिंधु सभ्यता की पशु मूर्तियां मानव मूर्तियों से वर्टिकल बार अधिक संख्या में पाई गई हैं। अधिकांश पशु मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं। मोहनजोदड़ो में छोटे सौंग और बिना कुबड़ के बैल की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। उसके बाद कुबड़ वाले बैल की। बैल के पश्चात मोहनजोदड़ो में मेढ़े की आकृतियों की संख्या है, तत्पश्चात गेंडे की। हड़प्पा में कुबड़ वाले बैलों की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली हैं और उसके बाद बिना कुबड़ वाले वर्टिकल बार बैल की संख्या में हड़प्पा में बैल के पश्चात गेंडे की आकृतियां हैं, फिर मेढ़े की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य पशुओं में भैंसा, हाथी, बाघ, बकरा, कुत्ता, खरगोश, सुअर, गिलहरी, सांप आदि हैं। घड़ियाल, कछुआ और मछली की मृणमूर्तियां भी हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की मृणमूर्तियों में गाय की आकृतियां नहीं मिली हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता राव ने 2 गाय की मृणमूर्तियां मिलने का उल्लेख किया है। सिंधु सभ्यता के उत्खननों में फाख्ता, बत्तख, मोर, मुर्गी, चील, कबूतर, गौरैया, तोता, उल्लू आदि पक्षी की पहचान की गई है। चन्हूदड़ो से एक अलंकृत हाथी का खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली से मिट्टी के बने हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। वर्टिकल बार मुहरें। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अधिकांश मुहरों पर चित्रलिपि में लेख हैं या उन पर पशु आकृतियां बनी हैं। अधिकांश मुहरें 1.77 से 0.91 सेमी लंबी, 1.52 से 0.51 सेमीटर चौड़ी तथा 1.27 सेमीटर मोटी हैं। अब तक प्राप्त मुहरों में सर्वाधिक सिलखड़ी की बनी हैं। लोथल और देसालपुर से तांबे की मुहरें मिली हैं। मुहरें कई प्रकार की मिली हैं। बेलनाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, बटन जैसी, घनाकार एवं गोल। वर्टिकल बार मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मुहरें मिली हैं। मुहरों पर मनुष्य, एक श्रृंगी बैल, कुबड़ वाले बैल, जंगली भैंस, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, हिरन, धनुष बाण लिए मानव, पेड़, पौधे आदि का अंकन है। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर देवता, पशु और 7 वर्टिकल बार नारी आकृतियां मिलती हैं। चन्हूदड़ो की एक मुद्रा छाप पर 2 नग्न नारियां अंकित हैं, जो एक एक ध्वज पकड़े खड़ी हैं। मृदभांड। इस सभ्यता के बर्तन अधिकतर चाक पर ही बने हैं। उन्हें भट्ठों में पकाया जाता था। अधिकांश मृदभांड बिना चित्र वाले हैं। कुछ बर्तनों पर पीला, लाल या गुलाबी रंग का लेप है। बर्तनों पर वनस्पति, पीपल, ताड़, नीम, केला और बाजरा के चित्र पहचाने गए हैं। मछली,
बकरे, हिरण, मुर्गा आदि जानवरों के चित्रण भी बर्तनों पर है। युद्ध संबंधी तथा अन्य उपकरण, तांबे एवं कांसे के भाले और चाकू, बाणाग्र तथा कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भाले के फाल प्राप्त हुए हैं। मैके को उत्खनन में मोहनजोदड़ो से 2 आरियां मिली हैं, एक तांबे की तथा एक कांसे की। काफी संख्या में छेनियां मिली हैं। लोथल से नोक की तरफ छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। यहीं से खांचे वाला वर्मा मिला है। तांबे का एक हंसिया का फाल मोहनजोदड़ो से मिला है। धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान, सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई भवन नहीं मिला है जिसे सर्वमान्य रूप में मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मातृदेवी, सिंधु सभ्यता के निवासी मातृदेवी की उपासना करते थे। हड़प्पा से एक मृणमूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पीपल का पौधा निकलता दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक नारी और पुरुष दिखाए गए हैं। पुरुष के हाथ में हंसिया है, स्त्री बैठी हुई है तथा उसके बाल बिखरे हुए हैं। संभवतः यह बलि का उदाहरण है। सिंधु घाटी का देवता मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक पुरुष आकृति है जो त्रिमुखी लगती है। इस देवता में 3 सिर और सींग हैं। इसे आसीन योगी के रूप में चित्रित किया गया है। एक पैर दूसरे पैर पर रखा गया है। आकृति की दाईं ओर हाथी और बाघ तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। आसन के नीचे 2 हरिण दिखाए गए हैं। देवता को घेरे हुए पशु पृथ्वी की चारों दिशाओं में देख रहे हैं। मार्शल इस अंकन को शिव पशुपति का प्रारूप मानते हैं। इसे वर्टिकल बार योगेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से ही एक मुद्रा पर एक त्रिमुखी आकृति पाई गई है जो चौकी पर योगासन मुद्रा में बैठी है। आकृति श्रृंगयुक्त है। शिरोभूषा के रूप में पीपल की एक टहनी है। वर्टिकल बार, मोहनजोदड़ो से एक अन्य मूर्ति की शिरोभूषा के रूप में एक टहनी दिखाई गई है। मूर्ति एकमुखी कालीबंगा के एक मृतपिंड पर एक ओर सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी तरफ मानव द्वारा बलि के लिए लाई गई बकरी है। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर एक आकृति है जो आधा मानव है तथा आधा बाघ। मोहनजोदड़ो की एक मिट्टी की मुद्रा पर एक योगी के 2 तरफ हाथ जोड़े पुरुष खड़े हैं। इनके पीछे सर्प के फन दिखाए गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक देवता जैसी आकृति के शिरोभूषा में 3 पंख जैसी आकृति दिखाई गई है। वृक्ष पूजा, सिंधु सभ्यता युग में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। पशु पूजा, सिंधु सभ्यता में लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। इनमें प्रमुख था कुबड़ वाला सांड। लिंग पूजा, बड़ी संख्या में लिंगों के प्राप्त होने से ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग शायद भूत प्रेतों में विश्वास करते थे क्योंकि यहाँ अवशेषों में ताबीज पाए गए हैं। शव विसर्जन, मार्शल नामक विद्वान ने सिंधु निवासियों में प्रचलित 3 प्रकार के शव विसर्जन के तरीकों का उल्लेख किया है। वर्टिकल बार, 1 संपूर्ण शव को पृथ्वी में गाड़ना, 2 पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को मारना, 3 शव का दाह कर उसकी भस्म गाड़ना। कालीबंगा से 1 तथा लोथल से 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए गए शव की एक समाधि मिली है। सिंधु सभ्यता में भिन्न स्थानों से आयात की जाने वाली वस्तुएं। आयात की जाने वाली वस्तुएं, स्थान: सोना, अफगानिस्तान, फारस, भारत, कर्नाटक। चांदी,
ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। तांबा, खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान। टिन, ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान। खेल खड़ी, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। हरित मणि, दक्षिण भारत। शंख एवं कौड़ियां, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत। नील रत्न, बदख्शा, अफगानिस्तान। सीसा, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। शिलाजीत, हिमालय क्षेत्र। फिरोजा, ईरान, खुरासान। लाजवर्द, बदख्शा, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। गोमेद, सौराष्ट्र, गुजरात। स्टेटाइट, ईरान। स्फटिक, दक्कन पठार, उड़ीसा, बिहार। स्लेट, कांगड़ा। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। कृषि, सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व काल के कुंड मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। संभवतः सिंधु सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। इसका कारण यह हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में गांव प्रायः बाढ़ में मैदानों के समीप बसे हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज आदि पैदा करते थे। सैंधववासी अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे, जो शहरों में रहने वाले लोगों के काम आता था। किसानों से संभवतः कर के रूप में अनाज लिया जाता था और मजदूरी के रूप में धान्य कोठारों में इसका वितरण होता था। वर्टिकल बार, सिंधु सभ्यता के लोग कपास पैदा करने वाले सबसे पुराने लोगों में से थे। चूंकि कपास सबसे पहले इसी क्षेत्र में पैदा किया गया था, इसीलिए यूनानियों ने इसे सिंडोना, सिंडन, जिसकी व्युत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। यहीं से एक चांदी के बर्तन में तथा तांबे के उपकरण में लिपटे सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान, चावल की उपज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वर्टिकल बार, राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल अन्नागारों का निर्माण हुआ था। हड़प्पा में अन्नागारों के समीप ही अनाज कूटने के लिए बने चबूतरे और मजदूरों के निवास मिले हैं। लोथल में एक वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। ऊपर वाले पाट में अनाज डालने के लिए 2 छेद हैं। पशुपालन, सिंधु सभ्यता में पाले जाने वाले पशु थे बैल, भेड़, बकरी, भैंसा, सुअर, हाथी, कुत्ते, गधे आदि। ऊंट, गैंडा, मछली, कछुए का चित्रण सिंधु घाटी की मुद्राओं पर हुआ है। सिंधु निवासियों को कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व पर विद्वानों में परस्पर विवाद है। मोहनजोदड़ो के ऊपर की सतह पर प्राप्त घोड़े की हड्डियों को कुछ विद्वान सिंधु काल का मानते हैं, कुछ परवर्ती काल का। मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी की एक घोड़े जैसी आकृति भी मिली है। लोथल से भी 3 मृण्मय खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अश्व के रूप में पहचाना गया है। सुरकोटड़ा में भी सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। हाथी गुजरात के क्षेत्र में पाला जाने वाला पशु था। इसका अंकन कई मुद्राओं पर हुआ है। ऊंट का अंकन यद्यपि किसी मुद्रा पर नहीं हुआ है, परंतु उसकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उद्योग एवं तकनीक, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन है। धातुकर्मी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। 7 तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से प्राप्त किया जाता था।
कताई बुनाई का व्यवसाय सिंधु सभ्यता में एक प्रमुख व्यवसाय था। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए गए हैं। यही से तांबे के उपकरणों में लिपटे सूत का कपड़ा और धागा मिला है। वर्टिकल बार। कालीबंगा से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिस पर सूती कपड़े के निशान हैं। कालीबंगा से ही एक उस्तरे पर कपास का वस्त्र लिपटा हुआ मिला है। बुनकर सूती और ऊनी कपड़ा बुनते थे। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों के विशाल इमारतों से पता चलता है कि राजगीरी एक महत्वपूर्ण कौशल था। कुम्हार चाक के इस्तेमाल से बर्तन बनाते थे। बर्तनों को चिकना और चमकीला बनाया जाता था। पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण उद्योग थे। लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी। लोथल और चन्हूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना था। हाथी दांत का काम भी होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग नौकाएं बनाना भी जानते थे। सुनार चांदी, सोना एवं कीमती पत्थरों से आभूषण बनाते थे। लोथल से पुए के आकार की तांबे की सिल प्राप्त हुई है जो फारस की खाड़ी से मंगाई जाती थी। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की मुद्राओं का प्रयोग नहीं करते थे, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। 6 व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। लोग ठोस पहिए वाले बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आधुनिक इक्के जैसे वाहन का भी इस्तेमाल होता था। वर्टिकल बार सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का था। विदेशी व्यापार के अंतर्गत टिन अफगानिस्तान या ईरान से, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, सोना दक्षिण भारत से, चांदी मुख्यतः ईरान एवं अफगानिस्तान से, लाजवर्द बदा से, एलेबेस्टर बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। तांबा मुख्यतः राजस्थान के खेतड़ी खानों से, सिलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से, स्लेटी पत्थर राजस्थान से, संगमरमर एवं ब्लड स्टोन भी राजस्थान से तथा देवदार एवं शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में मोहरों, 2 प्रकार के मनकों तथा कुछ अन्य विविध वस्तुओं के बाह्य व्यापार का साक्ष्य फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और सोवियत दक्षिणी तुर्कमेनिया से भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। भारत में प्राप्त उल्लेखनीय विदेशी वस्तुएं हैं लोथल से फारस की मोहर, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर। लगभग 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार संबंध होने के उल्लेख मिलते हैं। मेलुहा संभवतः सिंधु प्रदेश का प्राचीन नाम रहा होगा। मापतौल। मोहनजोदड़ो से सीप का एक मापदंड मिला है। यह 16.55 सेंटीमीटर लंबा, 1.55 सेंटीमीटर चौड़ा और 0.675 सेमी मोटा है। इसके एक तरफ बराबर दूरी पर 9 निशान बने हैं। किन्हीं भी 2 निशानों के बीच की दूरी 0.66 सेंटीमीटर है। लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। भूरे चट पत्थर के बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य पत्थरों में चूना पत्थर, सेलखड़ी, स्लेट पत्थर, कैल्सिडोनी इत्यादि के बाट बनते थे। बाट कई आकार प्रकार के होते, थेगनाकार बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वर्तुलाकार बाट, चपटे बेलनाकार बाट, शंक्वाकार बाट, ढोलाकार बाट आदि आकार प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह ज्ञात हैं। लिखावट सामान्यतया बाईं से दाईं ओर है। सिंधु लिपि पढ़ पाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिंधु सभ्यता से लंबे अभिलेख नहीं मिले हैं। सिंधु लिपि के प्रत्येक चिन्ह किसी ध्वनि,
वस्तु अथवा विचार को द्योतक है। लिपि वर्ण कलात्मक नहीं बल्कि भाव चित्रात्मक है। काल निर्धारण। आज हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण विभिन्न स्थलों से प्राप्त सामग्रियों के रेडियो कार्बन तिथियों पर आधारित है। इस विधि से सिंधु सभ्यता की अवधि 2800 बटा 2900-2000 निर्धारित हुई है। यही तिथि सर्वमान्य हुई है। वर्टिकल बार। मार्शल ने सैंधव सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 निर्धारित किया था। अर्नस्ट मैके ने 2800 से 2500 निर्धारित किया था। व्हीलर ने 2500 से 1500 माना है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 माना है। विद्वान मत। R.S. शर्मा 2500 से 1800 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व। माधो स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व। जाति निर्धारण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों की बनावट के आधार पर कंकालों को मानव शास्त्रीय अध्ययन से जाति के आधार पर निम्न 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया। 1. आद्य ऑस्ट्रेलायड। 2. भूमध्य सागरीय। 3. मंगोलीय। 4. अल्पाइन। सिंधु सभ्यता का अंत। सिंधु सभ्यता के पतन का अभी तक कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं हो सका है। विभिन्न अनुमान किए गए हैं जो निम्नवत हैं। कुछ विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन को सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना है। ऐसी धारणा व्यक्त की गई है कि मानसूनी हवाओं के बदलने से सिंध क्षेत्र में वर्षा में कमी आई। घोष का कहना है कि आर्द्रता का ह्रास एवं शुष्कता का विस्तार सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण है। H.T. लैम्बरिक आदि के अनुसार नदियों के मार्ग परिवर्तन से भी बस्तियां उजड़ गई होंगी। रावी जो हड़प्पा के बिल्कुल समीप बहती थी, आज वह लगभग 6 मील की दूरी पर है। नदियों में बाढ़ का आना हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए एक सामान्य विभीषिका बन चुका था। मार्शल के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध भारतीय भूगर्भशास्त्री M.R. साहनी ने यह धारणा व्यक्त की थी कि सिंधु सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जलप्लावन था। एक आधुनिक मत, जिसके समर्थक फेयर सर्विस आदि हैं, कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का जरूरत से ज्यादा व्यय कर डाला, जिससे उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। मार्टिन व्हीलर आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। यह मत 2 तथ्यों पर आधारित है। एक, मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह पर प्रभुत संख्या में कंकालों का अन्वेषण, जिससे आर्यों द्वारा किए गए नरसंहार का पता चलता है। 2, ऋग्वेद के अंतर्गत इंद्र को दुर्ग संहारक के रूप में उल्लिखित किया गया है। हिस्ट्री।